हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। तो अगर मैं इस वर्ड इनवॉल्यूट को देखूं तो इसमें 8 लेटर्स हैं, जिसमें से 4 वॉवेल हैं, आई, ओ, यू और ई, और 4 कॉन्सोनेंट हैं, एन, वी, एल और टी। ये एन थोड़ा गड़बड़ सा बना। अब मुझे क्या करना है, इसमें से एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट हो। तो ये प्रॉब्लम जो हुई, अभी तक जब हम कर रहे थे तो परमुटेशन अलग कर रहे थे, कॉम्बिनेशन अलग कर रहे थे। अब ये प्रॉब्लम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की मिली जुली प्रॉब्लम हो गई। तो पहले तो मुझे कौन से 3 वॉवेल और कौन से 2 कॉन्सोनेंट हैं ये सेलेक्ट करने होंगे। तो 4 वॉवेल में से 3 वॉवेल सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 4C3, और 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 4C2। इसका मतलब मुझे 3 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट अगर खाली सेलेक्ट करने होते, अरेंज ना करने होते, तो उनको सेलेक्ट करने का तरीका हो जाता 4C3 इंटू 4C2। एक बार ये सिलेक्शन हो गया तो इनको आपस में अरेंज करने के तरीके हो गए। 5 ऑब्जेक्ट हैं और इन 5 के पांचों को अरेंज करना है, इसलिए 5P5 जो कि 5 फैक्टोरियल हो गया। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4C3 विच इज बेसिकली 4, कैलकुलेट करोगे तो 4C2 विच इज 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल। अगला प्रॉब्लम कह रहे हैं ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल। तो एक तरह करते हैं। सबसे पहली बात, अगर नो गर्ल है तो मुझे 7 बॉयज में से 5 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, जिसके तरीके सिंपली 7C5 हो जाएंगे। यहां पर टीम के अरेंजमेंट के बारे में कोई बात नहीं की गई, इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन लगाएंगे। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब हो गया या तो 1 बॉय 4 गर्ल्स, या फिर 2 बॉय 3 गर्ल्स, या फिर 3 बॉयज 2 गर्ल्स, और या फिर 4 बॉयज और 1 गर्ल। इसके बाद फिर 5 बॉयज वाला केस हम नहीं ले सकते बिकॉज मुझे एटलीस्ट 1 गर्ल भी दिया हुआ है। तो इनको एक एक कर लेते हैं। 7 में से मुझे एक लड़का चूज करना है, इसके तरीके 7C1, और 4 में से एक लड़की चूज करनी है, इसके तरीके 4C4। इस तरीके से एक लड़का और 4 लड़कियों की टीम सेलेक्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं 2 लड़के चूज करूं, जो कि 7C2 तरीके से चूज कर सकता हूं, और 3 लड़कियां चूज करूं जो कि मैं 4C3 तरीके से चूज कर सकता हूं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैं 7C3 तरीके से 3 लड़के चूज करूं और 4C2 तरीके से 2 लड़कियां चूज करूं। और चौथा ऑप्शन क्या है कि 7C4 तरीके से 4 लड़के चूज करूं और 4C1 तरीके से 1 लड़की चूज करूं। क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से मैं कोई एक ही चूज करूंगा, इसलिए या तो मेरे पास इतने नंबर ऑफ वेज होंगे, या इतने या इतने या इतने, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इनका सम हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहां पर चूंकि 4 केसेस बन रहे थे, इसलिए मैंने चारों केसेस को अलग अलग बना करके ऐड कर लिया। लेकिन सपोज करो यहां पर 4 की बजाय 14 गर्ल्स होती और 7 की बजाय 17 बॉयज होते, तो फिर नंबर ऑफ केसेस बहुत बड़े हो जाते, और उस केस में फिर मैं ये अप्रोच नहीं लेता, तब फिर मैं दूसरी अप्रोच लेता, वो है एक्सक्लूजन की। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो इसके तो बहुत ढेर सारे केस होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी को करने का दूसरा तरीका क्या है कि मैं टोटल केसेस में से, अगर मेरे पास नंबर ऑफ केसेस बहुत ढेर सारे बन रहे हैं, तो टोटल केसेस में से वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दूं जिसमें ये कंडीशन मीट नहीं हो रही हो। तो अगर उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल होना चाहिए, तो इसमें से एक तो 0 बॉयज वाला केस सब्ट्रैक्ट कर दूं और दूसरा
0 गर्ल्स वाला केस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 0 बॉयज वाला केस हो नहीं सकता है, बिकॉज अगर मेरे पास 0 बॉयज हैं तो मुझे 5 गर्ल्स चाहिए होंगी और 5 गर्ल्स मेरे पास है नहीं, तो इसके नंबर ऑफ वेज 0 हैं। 0 गर्ल्स वाला केस तो मैंने अभी निकाल ही दिया है, इसका नंबर 7C5 है। और टोटल केसेस जो हैं वो क्या है कि मेरे पास 4 गर्ल और 7 बॉयज हैं, यानी कि मेरे पास टोटल 11 पर्सन्स हैं, जिसमें से मुझे 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल केसेस हो जाएंगे 11C5। तो जो मेरा आंसर आ जाएगा, इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका हो गया, आप कैलकुलेट करके देखना है, सेम आंसर देगा 11C5 माइनस 7C5। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो इसका मतलब मेरे पास 3 गर्ल और 2 बॉयज होंगे, या फिर 4 गर्ल और 1 बॉय होगा। तो इसके तरीके हो गए 4C3 इंटू 7C2, और इसके तरीके हो गए 4C4 इंटू 7C1। दोनों को सॉल्व करके ऐड कर लेना, ये थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अगले एग्जांपल में कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। तो अगर मैं अगेन को देखूं तो यहां पर 5 लेटर्स हैं, जिसमें से 2 आइडेंटिकल हैं, 2 मेरे पास ये 2 ए हैं, बाकी जी, आई और एन। तो हम लोगों ने थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ा था कि एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके, अगर उसमें से पी आइडेंटिकल हो तो वो एन फैक्टोरियल बाई पी फैक्टोरियल हो जाता था। तो यहां से अगेन को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज एन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। तो जब मैं अगेन को डिक्शनरी में अरेंज कर रहा हूंगा तो सबसे पहले मेरे पास ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे। अगर मैं ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड देखूं तो मुझे यहां पर GAIN इन 4 चीजों को अरेंज करना है। ये चारों चीजें डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए ए से स्टार्ट करने वाले वर्ड 4 फैक्टोरियल हो गए, जिनका नंबर 24 हो गया। तो पहले तो ए के 24 वर्ड आ जाएंगे। उसके बाद जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे। जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को अगर मैं देखूं तो उनमें AAIN को मुझे अरेंज करना पड़ेगा। इसको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे, बिकॉज यहां पर मेरे पास 4 लेटर्स हैं जिसमें से 2 ए कॉमन है। तो ये करने के 12 तरीके हो जाएंगे। उसके बाद आई के वर्ड देखूं तो उसमें मुझे AGAN को अरेंज करना होगा। फिर मेरे पास 4 लेटर्स है जिसमें से 2 आइडेंटिकल हैं, उसके 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे, जो कि 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास 48 वर्ड्स तो आ गए। अब चूंकि मुझे 50th वर्ड बताना है तो ये N से स्टार्ट होने वाला सेकेंड वर्ड होगा। N का पहला वर्ड होगा 49th और N का सेकेंड वर्ड होगा 50th वर्ड। तो अगर मैं N से स्टार्ट करूं तो N से डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड होगा NAA, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा। उसके बाद G और फिर I, और ये मेरा 49th वर्ड हो गया। और अगला वर्ड हो गया NAAIG। तो अब इससे कोई मतलब नहीं हुआ, पर ये NAAIG मेरा 50th वर्ड हो गया। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि मुझे डिक्शनरी में अगर वर्ड कैसे अरेंज होते हैं, उसमें 50th वर्ड निकालने के लिए सारी डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। शुरू के 48 मैंने सिंपली काउंट करके लिख लिए, और उसके बाद 2 ही थे तो उनको मैंने केस बना करके सॉल्व कर लिया। इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। तो यहां पर मुझे ये डिजिट्स अरेंज करनी है, जिसमें मेरे पास 1 0 है, 1 1 है, 3 2 हैं और 2 4 हैं। तो यहां पर ओवरऑल मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। इन 7 ऑब्जेक्ट्स में से चूंकि 2 और 4 कॉमन है, इसलिए इनको अरेंज करने के जो तरीके होंगे वो 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे। ये हो गया नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 7 डिजिट्स। 7 डिजिट्स से मतलब है दी 7 डिजिट्स।
लेकिन ये जो है ये मेरा आंसर नहीं होगा, बिकॉज जब मैंने इन 7 डिजिट्स को अरेंज किया तो इन 7 डिजिट्स में वो नंबर भी आ गए जो 1 मिलियन से बड़े हैं, यानी कि जो कि 1 से या 2 से या 4 से शुरू हो रहे हैं, और वो नंबर भी आ गए जो कि 1 मिलियन से छोटे हैं। तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, वो नंबर हटाने पड़ेंगे जो 1 मिलियन से छोटे हैं। तो नंबर ऑफ केसेस विच आर स्मॉलर देन 1 मिलियन, अगर मैं ये और निकालूं तो स्मॉलर देन 1 मिलियन का मतलब हो गया कि जो मेरा पहली डिजिट है वो 0 है, और उसके बाद की जो 6 डिजिट्स हैं उन 6 डिजिट्स में से मैं कोई एक 1, 3 2s और 2 4s को अरेंज कर सकता हूं। तो इसको अरेंज करने के तरीके हो गए, ओवरऑल मेरे पास 6 प्लेसेस हैं जिसमें से 3 चीजें एक जैसी हैं और 2 चीजें एक जैसी हैं। तो वो नंबर जो कि इन डिजिट्स को यूज करके बनाए गए हैं और 1 मिलियन से छोटे हैं, उनका नंबर 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें से क्या करूंगा, न्यूमरेटर से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा, डिनोमिनेटर से 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पे पास 7 - 1 6 बच जाएगा, सॉल्व करके निकाल देंगे। अभी लास्ट एग्जाम्पल आ गया, इसमें कह रहे हैं इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको करने का एक खास तरीका है जो मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है, इसको ध्यान से देखना। नो 2 बॉयज आर टुगेदर का मतलब कोई भी 2 लड़के होंगे, उनके बीच में कम से कम एक लड़की जरूर आ जाएगी, 2 भी आ सकती है पर कम से कम एक लड़की जरूर आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 5 गर्ल्स को अरेंज कर लूंगा। तो मान लो ये मेरे पास G1, G2, G3, G4, G5 ये 5 लड़कियां आ गई। इनको अरेंज करने के मेरे पास 5 फैक्टोरियल तरीके हो गए, 5p5 जो कि 5 फैक्टोरियल हो गए। अब चूंकि लड़के किन्हीं 2 लड़कियों के बीच में 2 लड़के नहीं बैठ सकते, इसलिए मैंने इन लड़कियों के बीच में एक गैप क्रिएट कर दिया, और लड़कियों के लेफ्ट एंड राइट में भी लड़के बैठ सकते हैं, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है ना बॉय गर्ल इस तरह से शुरू हो, इसलिए इसके लेफ्ट और राइट में भी ये स्पेसेस छोड़ दिए। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 सीट्स और बन गई। इन 6 सीट में से किसी भी 3 सीट्स पे अगर मैं इन 3 लड़कों को बिठाऊं तो क्या होगा कि जो मेरा परमुटेशन बनेगा उसमें कोई भी 2 लड़के साथ साथ नहीं बैठे होंगे, 3 लड़के साथ साथ नहीं बैठे होंगे। तो इन 6 सीट्स पे इन 3 लड़कों को बिठाने के तरीके हो गए 6p3। 6 प्लेसेस हैं, उनमें से मुझे किन्हीं 3 को चूज करना है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो इसको मैं ऐसे समझा लेता हूं कि जो मेरे पास पहला बॉय है उसको देने के लिए मेरे पास 6 प्लेसेस हैं, जब उसको बिठा दिया तो दूसरे बॉय के लिए मेरे पास 5 प्लेसेस हैं और तीसरे बॉय के लिए 4 प्लेसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 6 × 5 × 4 हो गया, जो कि 6p3 हो गया। तो यहां से लड़कियों को बिठाने के 5 फैक्टोरियल तरीके और लड़कियों को बिठा लेने के बाद लड़कों को बिठाने के 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल तरीके हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे, तो चूंकि मैं ये कर रहा हूं और उसके बाद ये कर रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, विच इज 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर निकाल लेना। इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम लोग ये चैप्टर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।